नमस्कार दोस्तों, आज हम कंप्यूटर सिस्टम चैप्टर 2 का पार्ट 5 पढ़ने जा रहे हैं और आशा करता हूं आपको ये जीनियस विद्यार्थी चैनल पर कंप्यूटर की एजुकेशन समझ में आ रही होगी और आप लोगों को इसी प्रकार से इन वीडियोस को देखते रहना है और आगे से आगे पढ़ते रहना है। जितना आप पढ़ते रहोगे उतना नॉलेज आपके बढ़ते रहेगा और कंपटीशन के हिसाब से भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियोस आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे और ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये RSCET बुक के चैप्टर 2 का लेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं और कुछ लेक्चर्स हम पढ़ चुके हैं। तो आप देखेंगे ये हम पहले पढ़ चुके हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। आपने अगर नहीं देखा है तो आप वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जाइए और आपको वहां से जो लिंक मिलता है उस लिंक से आप क्रम वाइज इन वीडियोस को देखें तो आपको समझने में आसानी होगी। हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर मेमोरी। आइए हम कंप्यूटर मेमोरी की बारे में चर्चा करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी क्या है? मेमोरी जिस प्रकार हमारा दिमाग होता है, माइंड होता है और हमारे माइंड में जो हम चीज़ें याद रखते हैं, सेव रखते हैं, इसी प्रकार कंप्यूटर की भी अपनी मेमोरी होती हैं। तो हम कंप्यूटर मेमोरी की बात करेंगे तो कंप्यूटर मेमोरी मानव मस्तिष्क के समान है। किसके समान है बेटा? मानव मस्तिष्क के समान है। कंप्यूटर मेमोरी डाटा एवं इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, यानी आप कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर जो डेटा या सूचना इंफॉर्मेशन को आप स्टोर करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी एक भंडारण स्थान है जहां वह डाटा और इंफॉर्मेशन रखा जाता है जिसको प्रोसेस किया जाता है। यानी कंप्यूटर की मेमोरी जो है वो जैसे अपने भंडारण होता है, इसी प्रकार इसके अंदर भंडारण का स्थान है, स्टोरेज स्पेस है जहां आप इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। मेमोरी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले कैश मेमोरी और दूसरी है प्राइमरी मेमोरी और तीसरी है मुख्य मेमोरी। ये तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं, आप इसको रट लें, याद कर लें। और सेकेंडरी मेमोरी। तो कैश मेमोरी क्या होती है इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से इसके नीचे ही चर्चा करेंगे। तो कुल मिला के मेमोरी 3 प्रकार की होती है, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, मुख्य मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो ये नीचे यहाँ पर डायग्राम दे रखा है कंप्यूटर मेमोरी के प्रकार। तो यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ कंप्यूटर CPU। इसमें CPU के अंदर सबसे पहले आता है कैश मेमोरी और इधर आता है रैम जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं और ये प्राइमरी स्टोरेज के अंदर आती हैं। और हार्ड ड्राइव के अंदर जो भी मेमोरी आती है जो हम मेमोरी कार्ड के अंदर सेव करते हैं वो सेकेंडरी मेमोरी में आती हैं। और ये CD-ROM, USB थंब ड्राइव और टेप ड्राइव ये ऑफलाइन स्टोरेज के अंदर आती हैं। एक कंप्यूटर मेमोरी एक मानव मस्तिष्क की तरह ही होती है। ये डेटा और जानकारी स्टोर करने के लिए प्रयोग की जाती है। कंप्यूटर मेमोरी एक स्टोरेज जगह है जहां प्रोसेस करने के लिए डेटा और निर्देशों को रखा जाता है। मेमोरी मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है: प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैचे मेमोरी। आइए अब हम चर्चा करते हैं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या है? कैश मेमोरी बहुत ही उच्च गति अर्ध कंडक्टर मेमोरी होती है। पर इसके बारे में प्रश्न आता है कि सबसे उच्च गति या सबसे स्पीड जो है, हाई स्पीड जो वाली मेमोरी होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो आपको जवाब देना है कैश मेमोरी। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, अपनी कॉपी में उतार सकते हैं और बाद में याद भी कर सकते हैं। जो CPU और मुख्य मेमोरी के अंदर गति बढ़ाती हैं उसको हम कैश मेमोरी कहते हैं। यानी हम जब तक किसी डाटा को सेव नहीं करते हैं तब तक वो जो मेमोरी, जिस मेमोरी के अंदर वो डेटा सेव होती है या जिस मेमोरी के अंदर वो गति से काम करती है उसे हम कैच मेमोरी या कैश मेमोरी के नाम से जानते हैं। यहाँ डाटा और प्रोग्राम के उस भाग को रखा जाता है जो CPU द्वारा बार बार इस्तेमाल किया जाता है। यानी डाटा और प्रोग्राम के उस भाग को रखा जाता है जिसके द्वारा हम बार बार उस मेमोरी को प्रयोग में लेते हैं। डेटा और प्रोग्राम के कुछ भाग ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा डिस्क से कैश मेमोरी में स्थानांतरित किए जाते हैं। यानी वो जो भाग होते हैं वो किस में स्थानांतरित किए जाते हैं? कैश मेमोरी में स्थानांतरित किए जाते हैं, जहां CPU उनका
उनको एक्सेस कर सकता है। कैश मेमोरी के निम्नलिखित लाभ हैं। कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी तेज होती हैं। कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से क्या होती है? तेज होती है। इसका ये लाभ है। पहला पॉइंट आप देखेंगे, यह मुख्य मेमोरी की तुलना में कम समय का उपयोग करती हैं। यानी मुख्य मेमोरी जो होती है वो ज़्यादा समय लेती हैं, लेकिन कैश मेमोरी बहुत ही कम समय में और बहुत ही स्पीड से अपना कार्य करती हैं। आगे हम पढ़ेंगे, यह अस्थायी उपयोग के लिए डेटा स्टोर करती हैं। यानी आपको स्थायी उपयोग के लिए तो डेटा को सेव करना पड़ता है, लेकिन ये अस्थायी उपयोग के लिए डेटा स्टोर करती हैं। यह ऐसे प्रोग्रामों को संग्रहित करती हैं। यह ऐसे प्रोग्रामों को संग्रहित करती हैं जो छोटी अवधि के लिए संग्रहित किए जा सकते हैं। कैश मेमोरी की कुछ सीमाएं भी हैं। देखिए क्या क्या सीमाएं हैं। कैश मेमोरी की सीमित क्षमता, लिमिटेड कैपेसिटी होती हैं और यह बहुत महंगी, एक्सपेंसिव होती हैं। ये ध्यान रखें आप, ये बहुत ही अच्छी हैं। कैश मेमोरी के ऊपर प्रश्न बनता है, आप इसे ध्यान से बार बार देखें। कैचे मेमोरी, जिसे सीपीयू कैचे भी कहा जाता है, एक मेमोरी बैंक है जो मुख्य स्मृति और प्रोसेसर के बीच ब्रिज का काम करता है। कैचे मेमोरी एक बहुत ही उच्च गति वाली सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो सीपीयू और मुख्य मेमोरी में तेजी ला सकती है। ये डेटा और प्रोग्राम के उन हिस्सों को स्टोर रखती है जो अक्सर सीपीयू द्वारा उपयोग में लिया जाता है। डेटा और प्रोग्राम के कुछ हिस्से ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा डिस्क से कैचे मेमोरी में ट्रांसमिट होते हैं, जहां से सीपीयू उन तक पहुंच सकते हैं। निर्देश और डेटा लुक अहेड एल्गोरिथम का उपयोग कर कैश लाइन कहे जाने वाले फिक्स ब्लॉक में मुख्य मेमोरी से कैश में स्थानांतरित किए जाते हैं। और आगे चलते हैं, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के बारे में हम अब चर्चा करने जा रहे हैं। प्राइमरी मेमोरी केवल उन डेटा को और निर्देशों को जमा कर के रखती हैं जिस पर वर्तमान में कंप्यूटर काम कर रहा है। यानी कंप्यूटर के ऊपर जब आप काम कर रहे हैं तो वो डेटा कहाँ स्टोर होता है? प्राइमरी मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। और जब आपकी बिजली चली जाती है, पावर ऑफ हो जाता है, और तब यह मेमोरी डेटा खो देती है। यानी लाइट जाती है, आपका डेटा अगर आपने सेव नहीं किया है तो वो डेटा लॉस हो जाता है, डेटा खो जाता है। इसलिए आप जो डेटा सेव करने से पहले कंप्यूटर पर काम करते हैं, लैपटॉप पर काम करते हैं, तो वो डेटा कौन सी मेमोरी में रहता है? प्राइमरी मेमोरी में। आमतौर पर यह मेमोरी अर्धचालक उपकरणों से बनी होती है। किस उपकरणों से बनी होती हैं? अर्धचालक उपकरणों से बनी होती हैं। इसका मतलब सिलिकॉन आधारित ट्रांजिस्टर से मिलकर के ये बनी होती हैं। एकीकृत सर्किट के अंदर भी ये बनी होती हैं। रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि रैम का पूरा नाम बताइए, तो आप क्या बताएंगे? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसी प्रकार रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी। यह मुख्य मेमोरी के दो उदाहरण हैं। रैम जो है वो परिवर्तनशील यानी वोलेटाइल मेमोरी कहलाती हैं। फ्लैश मेमोरी रोम, प्रोम, इप्रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी के उदाहरण हैं। तो एग्जाम में आ जाता है कि वोलेटाइल मेमोरी के उदाहरण कौन से हैं? तो रैम है। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी के उदाहरण फ्लैश मेमोरी, रोम, प्रोम, इप्रोम आदि नॉन वोलेटाइल मेमोरी के उदाहरण हैं। डेटा और निर्देश जो कि प्रोसेस करने के लिए आवश्यक हैं मुख्य मेमोरी में रहते हैं। ये सारे डेटा और निर्देश किस में रहते हैं? मुख्य मेमोरी। मुख्य मेमोरी की क्या क्या विशेषताएं हैं, आइए चर्चा करते हैं। यह कंप्यूटर के काम करने वाली मेमोरी है। वर्किंग मेमोरी जो है, काम करने वाली मेमोरी प्राइमरी मेमोरी या मुख्य मेमोरी या मेन मेमोरी के नाम से जानी जाती हैं। और इसकी गति जो है वो आप देख सकते हैं वो मुख्य मेमोरी से भी तेज होती हैं। अब हम बात करते हैं मुख्य मेमोरी के बाद हम रैम और रोम की बात हम करते हैं। इसका एक पॉइंट है कि एक कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी के बिना नहीं चल सकता। यानी प्राइमरी मेमोरी के बिना कंप्यूटर हमारा नहीं चल सकता है। प्राइमरी मेमोरी। आइए अब जानते हैं कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी के बारे में।
प्राइमरी मेमोरी केवल उन डेटा और निर्देश को जमा करके रखती है जिस पर वर्तमान में कंप्यूटर काम कर रहा है। जब बिजली बंद हो जाती है तब यह मेमोरी डेटा खो देती है। आमतौर पर यह मेमोरी अर्धचालक उपकरणों से बनी होती है। इसका मतलब सिलिकॉन आधारित ट्रांजिस्टर से मिलकर बने हुए एकीकृत सर्किट रैम और रोम मुख्य मेमोरी के दो उदाहरण हैं। रैम परिवर्तनशील मेमोरी है। फ्लैश मेमोरी रोम, प्रोम, प्रोग्रामेबल रोम, ईपी रोम, इरेजेबल प्रोम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के उदाहरण हैं। डेटा और निर्देश जो कि प्रोसेस करने के लिए आवश्यक है मुख्य मेमोरी में रहते हैं। मुख्य मेमोरी की विशेषताएं। यह कंप्यूटर के काम करने वाली मेमोरी है। इसकी गति मुख्य मेमोरी से भी तेज होती है। एक कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी के बिना नहीं चल सकता। अब आता है, सबसे पहले हम रैम की बात करते हैं। जो मुख्य मेमोरी के दो पार्ट थे, रैम और रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम की फुल फॉर्म होती है। कंप्यूटर के पढ़ने यानी रीड करने, कंप्यूटर के पढ़ने और लिखने की मेमोरी को RW रीड राइट को कंप्यूटर मेमोरी कहा जाता है, जिसमें उपयोगकर्ता यूजर रीडिंग करने पढ़ने के साथ साथ इंफॉर्मेशन लिख भी सकता है। रैम में किसी भी स्थान का पता लोकेशन निर्दिष्ट करने के बाद उस स्थान तक पहुंचा जा सकता है। रैम को रैंडम एक्सेस माना जाता है क्योंकि इससे हम किसी भी मेमोरी सेल को सीधा एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमें उस मेमोरी सेल का एड्रेस पता हो, स्टोरेज सेल जो कि बहुत सारे ट्रांजिस्टर से मिलकर बनी होती है के अंदर डेटा को स्टोर रख सकते हैं। रैम के दो प्रकार हैं। एक है डायनेमिक रैम और दूसरी है स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम को डी रैम बोलते हैं और स्टैटिक रैम को एस रैम बोलते हैं। डी रैम से एस रैम इस प्रकार से भिन्न है कि वह समय समय पर रिफ्रेश होती रहती हैं। एस रैम डी रैम से तेज होती हैं और एस रैम की लागत कॉस्ट भी ज़्यादा होती हैं। एस रैम सामान्यतः CPU कैश मेमोरी के लिए उपयोग होती हैं और डी रैम कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी के लिए उपयोग होती हैं। तो पूछा जा सकता है परीक्षा में कि एस रैम किसके उपयोग में काम आती हैं, तो ये कैश मेमोरी के लिए उपयोग होती हैं, जबकि डी रैम कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। रैम के कुछ अन्य प्रकार निम्न हैं। अगले रैम के जो प्रकार आप देख रहे हैं उसमें सबसे पहला है EDO एक्सटेंडेड डाटा आउटपुट रैम। EDO रैम में किसी भी मेमोरी स्थान पर पहुंचा जा सकता है। यह 256 इंफॉर्मेशन बाइट्स में स्टोर करता है। SD रैम के अंदर क्या होता है, देखिए, रैम चिप्स उसी क्लॉक रेट का उपयोग करती हैं जो CPU करता है। और DDR SD रैम, ये जो रैम होती है ये डेटा को स्थानांतरण घड़ी क्लॉक के दोनों किनारों पर करता है। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी किसी भी कंप्यूटर, स्मार्टफोन या टैबलेट की मुख्य मेमोरी है। रैम अस्थायी कार्यक्षेत्र है जहां डेटा प्रोसेस होता है और निर्देशों का पालन होता है। रैम को एक सिंगल बाइट पढ़ने और राइट करने की क्षमता ही रैंडम एक्सेस बनाती है। ये बाइट एड्रेसिबिलिटी स्टोरेज डिवाइस के अनुसार भिन्न हो जाती है। जैसे हार्ड डिस्क और फ्लैश मेमोरी चिप है जो उन सेक्टर्स को भी पढ़ और राइट कर सकते हैं जिसमें मल्टीपल बाइट होते हैं। इसके अलावा रैम को सॉफ्टवेयर के लिए एक अस्थायी जगह के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि स्टोरेज स्थायी होता है जब तक उपयोगकर्ता द्वारा डिलीट नहीं किया जाता। रैम के प्रकार हैं डायनेमिक रैम यानी DRAM और स्टैटिक रैम यानी SRAM। आगे हम पढ़ेंगे रीड ओनली मेमोरी। देखिए, रीड ओनली मेमोरी रोम को बोला जाता है, जिसको हम कहते हैं रीड ओनली, जिसको केवल पढ़ा जा सकता है, और ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंदर आती हैं। यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती हैं। यह बिजली के चले जाने के, पावर ऑफ हो जाने के बाद भी जानकारी और डेटा को संग्रहित करके रखती हैं। परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि बिजली चले जाने पर भी डेटा को संग्रहित करके रखने का काम किस,
तो वो है रीड ओनली मेमोरी का है। यह इंफॉर्मेशन के स्थायी भंडारण के लिए उपयोग की जाती है। रोम पर स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है और इस मेमोरी में जो भी संग्रहित किया जाता है वह हमेशा के लिए तय होता है, अर्थात इसे बदला नहीं जा सकता है। आगे हम बढ़ते हैं। रोम के प्रकार आ चुके हैं। रोम के प्रकार निम्नलिखित हैं। कौन कौन से प्रकार हैं आप देख सकते हैं। रोम के प्रकार आपके सामने हैं। सबसे पहला है पी रोम, ईपी रोम और फ्लैश मेमोरी। तो पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसके कंटेंट यूजर द्वारा निश्चित किया जाता है। उपयोगकर्ता स्थायी प्रोग्राम को स्टोर कर सकते हैं और डेटा प्रोग्रामों का उपयोग कर इसे भेजा जा सकता है, उसे पी रोम कहते हैं। ईप्रोम का मतलब इरेजेबल रोम है। ईप्रोम पर संग्रहित इंफॉर्मेशन को 15 मिनट के लिए यूवी किरणों के सामने उजागर करके मिटाया जा सकता है और इस प्रोसेस के द्वारा स्टोर्ड इंफॉर्मेशन के किसी एक हिस्से को मिटाना संभव नहीं है, बल्कि पूरा कंटेंट ही मिटाया जाता है। ईप्रोम सस्ती एवं विश्वसनीय होती है। इसमें आपको पता है कि कंटेंट को मिटाया जा सकता है। इरेजर का मतलब ही होता है मिटाना। आगे आता है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी यह मेमोरी एक विद्युतीय प्रभाव द्वारा मिटाने एवं की मेमोरी है। यह मेमोरी एक ट्रांजिस्टर मेमोरी का उपयोग करती है और जिसके परिणाम स्वरूप सबसे उच्च पैकिंग घनत्व, कम बिजली की खपत, कम लागत, उच्च विश्वसनीयता वाली मेमोरी है और इसका उपयोग डिजिटल कैमरा, MP3 प्लेयर में किया जाता है। किसका? फ्लैश मेमोरी का उपयोग डिजिटल कैमरा और MP3 प्लेयर में किया। रोम रीड ओनली मेमोरी एक मेमोरी चिप है जो कि स्थायी रूप से निर्देश और डेटा स्टोर करते हैं। स्टोर की जाने वाली सामग्री चिप निर्माण की प्रक्रिया के अंतिम चरण में मास्किंग बनाई जाती है और इसे बदला नहीं जा सकता। स्टैंड अलोन रोम चिप्स और माइक्रो कंट्रोलर चिप्स में रोम बैंकों का इस्तेमाल असंख्य एप्लीकेशन के लिए कंट्रोल रूटीन धारण करने के लिए किया जाता है। रोम भी व्यापक रूप से पुराने पीसी में बायोस होल्ड करने के लिए और वीडियो गेम में प्लग इन कार्ट्रिज के लिए इस्तेमाल किया गया। रोम यानी रीड ओनली मेमोरी के प्रकार हैं पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रोम एक स्थायी मेमोरी चिप है जिसमें कंटेंट चिप निर्माता के बजाय ग्राहक द्वारा बनाया जाता है या प्रोग्राम किया जाता है। ये रोम चिप से अलग है जो निर्माण के समय में बनाई जाती है। पी रोम स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होते हैं जब उनके कंटेंट को बदलने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कई अनुप्रयोगों में ईपी रोम और ईईपी रोम के लिए रास्ता दे दिया गया है जिन्हें पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। ईपी रोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम एक रीराइटेबल मेमोरी चिप है जो कि बिना पावर या बिजली अपना कंटेंट स्टोर कर सकती है। ईपी रोम चिप्स को सर्किट बोर्ड पर रखे जाने से पहले एक बाहरी प्रोग्रामिंग डिवाइस पर लिखा जाता है। चिप को एक महंगी चीनी मिट्टी से बने चिप पैकेज की आवश्यकता होती है जिसमें एक छोटी सी क्वार्ट्ज विंडो होती है जो अपारदर्शी चिपचिपे टेप के साथ कवर की जाती है। पुनः प्रोग्रामिंग के लिए चिप को सर्किट बोर्ड से निकाला जाता है, टेप निकाल दिया जाता है और इसे लगभग 20 मिनट के लिए एक अल्ट्रावायलेट यानी यूवी प्रकाश के नीचे रखा जाता है। ईईपी रोम यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम एक रीराइटेबल मेमोरी चिप है जो बिना पावर या बिजली के बिना अपना कंटेंट रखती है। ईईपी रोम राइट स्तर पर बिट या बाइट एड्रेसेबल होते हैं, जिसका मतलब है फिर से डेटा राइट करने से पहले बिट या बाइट को मिटाना जरूरी होता है। फ्लैश मेमोरी में जो ईईपी रोम से विकसित हुआ और वास्तुकला में लगभग समान है, डेटा राइट करने से पहले बाइट के पूरे ब्लॉक को मिटाना होता है। इसके अलावा ईईपी रोम आमतौर पर निर्देश और डेटा की छोटी मात्रा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जबकि फ्लैश मेमोरी मॉड्यूल गीगाबाइट में डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसीलिए डिजिटल कैमरे के स्टोरेज और हार्ड डिस्क रिप्लेसमेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं। आगे आता है सेकेंडरी मेमोरी।
आप देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी, अभी तक हमने प्राइमरी मेमोरी पढ़ा था, अब सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आपके सामने डीवीडी आपको दिखाई दे रही होगी, ये सेकेंडरी मेमोरी में आती हैं। एक्सटर्नल मेमोरी या नॉन वोलेटाइल मेमोरी के रूप में भी हम इसे जाना जाता है। यह मुख्य मेमोरी की तुलना में धीमी होती है। इसका प्रयोग स्थायी रूप से डेटा को इन्फॉर्मेशन से भंडारण के लिए किया जाता है। सीपीयू सीधे इन मेमोरी का उपयोग नहीं करता है, बल्कि वह इनपुट व आउटपुट द्वारा मेमोरी को एक्सेस करता है। सेकेंडरी मेमोरी के कंटेंट पहले मुख्य मेमोरी में स्थानांतरित होते हैं और उसके बाद सीपीयू का उपयोग कर सकते हैं। यानी पहले मुख्य मेमोरी में इसको ट्रांसफ़र करना पड़ता है और फिर ये मेमोरी हम कंप्यूटर के द्वारा देख सकते हैं। जैसे कि ये आपको डीवीडी दिखाई दे रही है, ये सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है। सेकेंडरी मेमोरी की क्या क्या विशेषताएं हैं? पहली विशेषता, ये ऑप्टिकल और मैग्नेटिक मेमोरी होती हैं और बैकअप मेमोरी के रूप में उपयोग होती हैं। दूसरा है, बिजली बंद होने बाद भी डेटा स्थायी रूप से संग्रहित रहता है। और तीसरा है, क्योंकि बिजली बंद हो जाती है तो डीवीडी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। और तीसरा आपको दिखाई दे रहा होगा, प्राइमरी मेमोरी की तुलना में ये स्लो, धीमी होती हैं। बड़े बड़े भारी भरकम डेटा को हम जो रखते हैं, लार्ज एंड वॉल्यूमेड डाटा कम लागत में संग्रहित किए जा सकते हैं। जैसे कि ये जो उदाहरण है इसका, हार्ड डिस्क के अंदर हम सेकेंडरी स्टोरेज कर सकते हैं। ये इसका डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम को और आप बुक के अंदर आसानी से समझ सकते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज माध्यमों के विभिन्न प्रकार होते हैं। आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, आप लोग यहाँ तक पहले तैयार करें, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, इनके बारे में आप जानकारी प्राप्त करें और अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियोज अच्छे लगें तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।